अब हम बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ रिस्क को। यहाँ पे हम समझेंगे कि रिस्क को मेज़र करने की कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमारे पास हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब रिस्क को मेज़र करने की बात कही जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली रिस्क को मेज़र करना एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपनी अनसर्टेनिटीज़ को, पोटेंशियल लॉसेस को, उसको क्वांटिफाई करते हैं मतलब उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कर पाएंगे हम? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ करते हुए। तो रिस्क को मेज़र करना एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने होने वाले पोटेंशियल लॉस को या जो अनसर्टेनिटीज़ हमें अपने इन्वेस्टमेंट में दिख रही है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब ये करने से क्या होता है, मतलब ये करना क्यों ज़रूरी होता है? तो इससे हमें बीइंग एन इन्वेस्टर हमें हेल्प मिलती है कि हम एक्चुअली समझ पाएँ कि जो भी हमारा रिटर्न एक्चुअल में मिलने वाला है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिफ्रेंशिएट कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि बीइंग एन इन्वेस्टर जब हम कहते हैं कि भाई हमें इस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है या ये सिक्योरिटी कम रिस्की है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो ऐसे डिसाइड कर पाना थोड़ा सा सही नहीं पड़ता है। क्योंकि कोई कहे कि बहुत रिस्की है, कोई कहे कम रिस्की है, तो ऐसे टर्म्स में जो क्वालिटेटिव नेचर के वर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर पाते जब तक कि हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में वैल्यूज़ ना मिले। तो अगर कोई कहे कि ये चीज़ आपकी 40% में रिस्क में है, ये चीज़ आपकी 60% रिस्क में है, तो अब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है कि भाई अगर रिस्क लेना ही है तो 40% का रिस्क लेते हैं, 60% का रिस्क नहीं लेते हैं, है ना। तो जब रिस्क को हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है डिसीजन लेने में कि उन्हें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। अब जिस तरह के आप इन्वेस्टर होंगे उस तरह से अपना डिसीजन लेंगे। मतलब आप रिस्क एवर्स वाले इन्वेस्टर हैं या फिर आप रिस्क लेना चाहते हैं ऐसे इन्वेस्टर हैं, तो जैसे भी आप इन्वेस्टर होंगे उस हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क को वैल्यू दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करिए। तो मेजरमेंट जो रिस्क को मेज़र करने की जो टेक्निक्स होती हैं ये हमें इन सारे रिस्क को नंबर्स में रिप्रेजेंट कर देती हैं। क्लियर हो गया? अब हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे रिस्क को मेज़र करने की, या जो मेथड्स हैं हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिस्क है वो किस नेचर का है ना। सिक्योरिटीज़ के साथ जो रिस्क है या जिस चीज़ को हम जिस रिस्क को हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो रिस्क किस नेचर का है, ठीक है। और फिर हमारे पास कौन से डेटा अवेलेबल है, कितने डेटा हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा कितना अवेलेबल है, रिटर्न्स का डेटा कितना अवेलेबल है। तो डेटा हमारे पास क्या है और कौन सी नेचर का रिस्क है जिसको हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि अगर हमें सिस्टमैटिक रिस्क को एनालिसिस करना होता है तो हमारे लिए बीटा टेक्निक अच्छी होती है, क्योंकि बीटा के थ्रू हम सिस्टमैटिक रिस्क को मेज़र कर पाते हैं। वहीं पे अगर हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क को मेज़र करना है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, इनके थ्रू हम इनको मेज़र करते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि रिस्क कौन सा है जिसको आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि रिस्क को मेज़र करने का मतलब क्या हो गया। अब हम बात करें कि ये मेथड्स हैं कौन से, जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं हमारे पास रिस्क को एनालिसिस करने के, वो कौन कौन से हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमारे पास होती है जिनके थ्रू हम रिस्क के लेवल को अप्रॉक्सीमेट लेवल पे मेज़र कर पाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है? एक तो हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा हमारा आता है वेरिएंस, तीसरा हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड फिर हमारा आता है बीटा, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए? स्टैटिस्टिकल मेजर हो गए। इसके अलावा बिहेवियरल मेजर जो होते हैं जिसमें जजमेंट के बेसिस पे, डेल्फी मेथड, इस तरह से हम करके डिसीजंस लेते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर जनरली अगर हमको रिस्क मेज़र करना हो क्वांटिफेबल डेटा में, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू में, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है क्योंकि न्यूमेरिकली ही आप डिसीजन ले पाते हैं, तो ये सारी टेक्निक्स है जिनके बेसिस पे हम इनको डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक एक करके एक एक टेक्निक को समझते हैं। और ये सारी वो टेक्निक है जो स्टैट्स में आप पढ़ चुके हैं ना। स्टैट्स में आप यही सब न्यूमेरिकल लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है उसके फॉर्मूला के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल लगाते हैं, है ना। तो अब इनका एक्चुअल एप्लीकेशन देख लीजिए आप, जब आप इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं ना, सो बेसिकली इनको हम रियल में तब अप्लाई करते हैं। अब कैसे अप्लाई करते हैं आप ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकल लगाते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन को इन्वेस्टमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में करते क्या हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नाम से क्या समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड से कितना आप डेविएट कर रहे हो, स्टैंडर्ड जो भी है उससे कितना ज़्यादा आप स्प्रेड आउट हो रहे हो, कितना दूर जा रहे हो, कितना डेविएट कर रहे हो, इस चीज़ को कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन्वेस्टमेंट में जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मेज़र करता है कि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न से कितना ज़्यादा स्प्रेड आउट है, कितना ज़्यादा दूर है, कितना ज़्यादा डिस्पर्ड है ना। ये चीज़ हम किससे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से। इज इट क्लियर? तो अगर हम इसको टेक्निकली यूज़ करें, टेक्निकल टर्म्स में बोलें, तो ये क्या करता है, ये मेज़र करता है डिस्पर्जन को। किस चीज़ के डिस्पर्जन को? कि जो भी डेटा पॉइंट्स हैं वो अपनी मीन से कितना ज़्यादा डिस्पर्स हैं, कितना ज़्यादा डेविएट कर रही हैं। इस चीज़ को कौन मेज़र करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। नाम से क्लियर हो रहा है। स्टैंडर्ड जो आपका मीन था, स्टैंडर्ड था, जो एक्सपेक्टेड था, जो एवरेज रिटर्न था, उससे आपका नॉर्मल रिटर्न कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है, कितना ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है, कितना ज़्यादा दूर हो रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा वैरी कर रहा है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट हो जाता है। अब अगर हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है? कि भाई वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाइयर रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आया। मतलब ये बता रहा है कि आपका जो एवरेज रिटर्न कहा जा रहा है, जो मीन बोला जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा उससे दूर जा रहा है। मतलब अगर हम कहें कि ऑन एन एवरेज ये सिक्योरिटी 15% का रिटर्न देती है, तो हर कोई सोचेगा ना कि भाई ये सिक्योरिटी ऑन एन एवरेज 15% दे रही है, तो कितना ज़्यादा, कभी 14 दे देगी, या तो 16 दे देगी, या 13 दे देगी, ऐसी तो देगी, तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया आप उस सिक्योरिटी का और आपको पता चला कि ये तो 15% जो ऑन एन एवरेज कहा जा रहा है, उससे ये 8% और 9% तक का रिटर्न दे रही है, मतलब इतना ज़्यादा डेविएट कर दे रही है, तो ये तो बहुत रिस्की हो गया ना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि 15% एवरेज कहने को हो गया, रिटर्न तो ये बहुत ज़्यादा दूर जाके दे रही है, तो ये रिस्की हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ये सिक्योरिटी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको इस तरह से डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन? तो इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि आप क्या करेंगे, जो सिक्योरिटीज़ का रिटर्न होता है उसमें से एवरेज मीन के रिटर्न को माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं और उसको सम अप करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से और पूरे का अंडर रूट निकाल देते हैं। तो हम कहते हैं कि अंडर रूट ऑफ सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दी किसके, सिक्योरिटीज रिटर्न एंड देयर एवरेज रिटर्न, ठीक है, डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। अब यहाँ पे ये आर आई क्या है, तो आर आई क्या हो गया, आपका इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न हो गया, और जो आर बार है वो क्या हो गया, एवरेज रिटर्न हो गया, मतलब मीन हो गई आपकी, ठीक है, उसका स्क्वायर निकल रहा है, और ये समेशन का साइन है, मतलब टोटल का साइन है, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप 10 लिए, 15 लिए, 20 लिए, कितने का आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये चीज़, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई। यहाँ तो बात क्लियर हो गई, हम स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया, और जब आप स्टार्ट्स में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो आप उस चीज़ को इंटरप्रेट कर पाएंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरा मेथड है वेरिएंस। अब देखिए वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस कुछ और नहीं है, देखिए साइन से समझिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन साइन का स्क्वायर है, तो ये बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ये क्या करता है, हर एक चीज़ का स्क्वायर टर्म में आपको मतलब देगा। मतलब क्या हो गया कि जो आपका डेविएशन है मीन से, एवरेज रिटर्न से, एवरेज पॉइंट से आपका जो डेटा है वो कितना डेविएट कर रहा है, उसका स्क्वायर हमें कौन बताता है, वेरिएंस बताता है। तो ये जितना भी स्प्रेड डेटा है उसको स्क्वायर टर्म्स में मेजर करता है। तो ऐसा समझिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, अगर इस तरह से समझना हो तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है कि हमारा जो भी डेटा है, जो भी रिटर्न, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, हमारे जो भी रिटर्न्स हैं वो हमारे ऑन एन एवरेज रिटर्न से कितना ज़्यादा डेविएट करें, कितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना ज़्यादा वेरी करते हैं, वो एक्चुअल यूनिट्स में बताता है। वहीं वेरिएंस हमें बताएगा जो डेविएट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ये डेविएट करें, ये डेविएशन जो है ना वो स्क्वायर्ड यूनिट्स में बताएगा, है ना, उसको स्क्वायर करके बताता है, यही डिफरेंस हो जाता है। तो वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेम चीज़ें रहेगा, बस अंडर रूट नहीं रहेगा। तो जो हमारा सिक्योरिटी का रिटर्न था उसको एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट करा, उसका स्क्वायर, उसका टोटल का सम अप निकालेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, बस हमारा वेरिएंस निकल के आ जाता है ना। तो ये चीज़ें सेम ही रहेंगी, आर और न एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अब आपको पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है इसी तरीके से, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस करेंगे तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाता है, क्योंकि आपका जो वेरिएंस होता है वो क्या है, वेरिएंस आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का स्क्वायर होता है, इसीलिए जब हम अंडर रूट कर देंगे वेरिएंस का तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाता है। यहाँ तो बात समझ में आ गई, जो स्टार्ट्स में स्ट्रॉन्ग होंगे उनको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ गई। ये सारे फॉर्मूले ही हैं जो मैंने अभी बोला, वो सिर्फ फॉर्मूला था और कुछ नहीं था, ठीक है। अगर इसको कॉन्सेप्ट
वाइज आपको समझना हो, मतलब कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में समझना हो, तो सिंपली समझिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन से हमको पता चल गया कि मेरा रिटर्न ऑन एन एवरेज रिटर्न से कितना डिफरेंशिएट कर रहा है, कितना ज़्यादा वो वोलेटाइल है, वो चीज़ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट बता देता है। वेरिएंस उसी रिजल्ट का स्क्वायर फॉर्म है, दैट्स इट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या होता है, ये मेजर करता है आपकी पर यूनिट जो रिटर्न है ना, उसकी पर यूनिट में कितना रिस्क है। मतलब अगर मुझे जो भी रिटर्न मिल रहा है तो हर एक यूनिट पे कितना रिस्क इन्वॉल्व है, 1 रुपये के रिटर्न पे मुझे कितना रिस्क देना पड़ रहा है, कितना रिस्क उठाना पड़ रहा है, वो चीज़ हम मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। ठीक है, तो इट मेजर्स द रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। क्लियर है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से, और हमें पता चल जाता है कि भाई पर यूनिट में रिस्क है कितना। ठीक है, अब ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट के उनके रिटर्न से कंपेयर कर पाते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया ना कि एक यूनिट पे कितना रिस्क है, तो कंपैरिजन इजी हो जाता है। सो बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच के रिलेशन को बताता है, इन दोनों के बीच के रेशियो को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने का तरीका। अब अगर इसको इंटरप्रेट करने की बात करें तो इंटरप्रेट करते हुए बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपका कोफिशिएंट वेरिएंस लोअर आता है तो इसका मतलब क्या निकलता है, पहले ये समझते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपके रिटर्न के मतलब रिलेशन में कम वोलेटाइल है, इसलिए ये रिस्की कम है। मतलब जैसे समझिएगा कि आपका जितना रिटर्न दे रहा है, अगर हम उस रिटर्न से कंपेयर करें तो उस रिटर्न के मुकाबले ये कम रिस्की है। लोअर सीवी का मतलब ये हो गया, क्योंकि ये रिलेशन आपके रिस्क और आपके रिटर्न के बीच में दे रहा है। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रिस्क बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो हमको बता रहा है कि भाई बहुत रिस्की है, क्योंकि आपके एवरेज रिटर्न से भी बहुत ज़्यादा ये डेविएट कर जा रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हाई का मतलब रिस्की बहुत ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रिस्क बता रहा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका रिटर्न बता रहा है। तो ये बता रहा है कि अगर आपका सीवी लोअर आया, इसका मतलब क्या निकल के आ गया कि भाई आपके रिटर्न के मुकाबले रिस्क कम लिया जा रहा है, तो ये ओवरऑल रिस्की कम हो गया। ठीक है, वहीं अगर हायर सीवी आ जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि जितना रिटर्न ये दे रहा है ना, रिटर्न से अगर कंपेयर हम कर रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है। हम जैसे हम कहते हैं ना कि देखो, जैसे आप ऐसे नॉर्म समझिएगा कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो आप कैसे कहते हैं कि देखो चीज़ तो अच्छी है, पर कंपैरेटिव अगर हम कंपैरिजन करें तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस ज़्यादा है। वैसे तो अच्छा है पर क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो वैसे ये कह रहे हैं कि रिटर्न आपका ये है और रिस्क आपका ये है, तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रिलेशन बता रहे हैं कि रिटर्न के मुकाबले रिस्क ज़्यादा है या रिटर्न के मुकाबले रिस्क कम है। सीवी हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर हो गया कि तो ये इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ना कि रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है सीवी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड की, जो कि है बीटा। राइट, सो बीटा के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हम उसका न्यूमेरिकल वगैरह सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। सो यहाँ पे इन शॉर्ट समझते हैं। तो बीटा क्या होता है, बीटा हमारा सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करने की एक टेक्निक है। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली नॉन डाइवर्सिफेबल रिस्क होता है। राइट, वो भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि नॉन डाइवर्सिफेबल रिस्क क्या होता है। सो ये हमें क्या बताता है, बीटा रिस्क हमें क्वान्टिफाई करता है, बीटा मेजरमेंट जो तरीका है वो हमें क्वान्टिफाई करता है कि हमारा जो स्टॉक का रिटर्न है वो मार्केट के रिटर्न के हिसाब से किस तरह से मूव कर रहा है। राइट, इन दोनों के बीच के रिलेशंस को एक्सप्रेस करता है बीटा, है ना, उसके मूवमेंट को, उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी वॉलेटिलिटी को एक्सप्रेस करता है कि हमारा जो सिक्योरिटी है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, मार्केट से कितनी सेंसिटिव है, कि मार्केट में कोई चेंजेस आते हैं तो हमारी सिक्योरिटी में कितने चेंजेस आएंगे, उसका सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वो उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। लेस सेंसिटिव है तो कहते हैं कि कुछ भी चेंज कुछ भी बोल दो तो पर उन पर अगर देखा जाए तो उन पर कम इम्पैक्ट पड़ता है। तो बस ऐसी ही बात हो गई कि सेंसिटिविटी एनालिसिस हमारा बीटा कर देता है कि हमारी सिक्योरिटी कितना सेंसिटिव है हमारे मार्केट से, कि मार्केट में चेंजेस आया तो हमारी सिक्योरिटी में ज़्यादा चेंजेस आया, कम चेंजेस आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर, कितना वोलेटाइल रहा, कितना वेरिएबल रहा, वो चीज़ हमारा बीटा मेजर करती है। और उसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं सिक्योरिटीज़ के रिटर्न को और मार्केट का रिटर्न
रिटर्न का, और उसको हम डिवाइड करते हैं मार्केट के रिटर्न के वेरिएंस से। अब कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ऑलरेडी हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। सो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पे वहाँ पे हमने ये भी बताया कि बीटा की वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कि बीटा 1 आ गया तो इसका मतलब होता है कि भाई हाँ वो मार्केट के लाइन में मूव करती है। इसी तरह बीटा मोर देन 1 आता है तो भाई मोर वोलेटाइल है आपका रादर देन मार्केट, आपकी सिक्योरिटी बहुत सेंसिटिव है कंपेयर टू योर मार्केट। बीटा लेस देन 1 आया तो इसका मतलब होता है कि भाई आपकी सिक्योरिटी लेस सेंसिटिव है कंपेयर टू देयर मार्केट, मतलब कम वोलेटाइल है ना। इसी तरीके से ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।